नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसी तारीख, एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 23 जून 1757 की और प्लासी के मैदान में जो हुआ उसकी। बिल्कुल, प्लासी। ये नाम सुनते बहुत कुछ दिमाग में आता है। सही कहा। और देखिए, हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो विश्लेषण है, वो साफ इशारा करते हैं कि प्लासी कोई आमने सामने की जबरदस्त लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था कि दो सेनाएं पूरी ताकत से टकराईं, बल्कि ये कहानी है विश्वासघात की, कूटनीति की और हाँ, निजी लालच की भी। जिसने सिर्फ कुछ घंटों में ही बंगाल की और उसके जरिए आप देखिए पूरे भारत पर आने वाले लगभग 200 सालों के ब्रिटिश राज की वो नींव डाल दी। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी कहानी के परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, मैदान में असल में क्या हुआ और कैसे एक लड़ाई जो शायद पूरी तरह से लड़ाई थी भी नहीं, इतने बड़े, इतने दूर तक जाने वाले बदलावों का कारण बन गई। शुरुआत करते हैं उस समय के माहौल से। टाइमलाइन क्या थी? हाँ, तो बात है 18वीं सदी के मध्य की। समझिए 1750 का दशक। दिल्ली में मुगल सल्तनत वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। हाँ, कमजोर पड़ रही थी। जी, उनकी पकड़ ढीली हो रही थी और देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे अवध, हैदराबाद और बंगाल, क्षेत्रीय ताकतें अपना सिर उठा रही थीं। और बंगाल, वो तो उस वक्त बहुत अहम था। बहुत ज्यादा। बंगाल उस वक्त भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक था। जबरदस्त उपजाऊ जमीन, व्यापार फल फूल रहा था, रेशम, कपास, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत। और यहाँ के नवाब थे सिराजुद्दौला। जी, सिराजुद्दौला एक युवा नवाब, थोड़े जोशीले में कहे जाते हैं, लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती तेजी से बढ़ रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ये कंपनी जी आई तो थी व्यापार करने, है ना? मसाले, कपड़े, ये सब। हाँ, शुरुआत तो व्यापार से ही हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनके इरादे बदल रहे थे। वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहना चाहते थे, वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। जैसे कलकत्ता में वो फोर्ट विलियम बना रहे थे। बिल्कुल, किला बना रहे थे, उसकी किलेबंदी कर रहे थे, और वो भी नवाब की इजाजत के बिना। अच्छा, तो ये बात नवाब को पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं। सिराजुद्दौला को ये खटक गया। उन्हें लगा कि भाई ये अंग्रेज व्यापारी हैं या अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं। ये तो मेरी जमीन पर मेरी ही संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। नवाब ने उन्हें किलेबंदी रोकने को कहा, लेकिन कंपनी ने आनाकानी की, तो फिर सिराज ने 1756 में कलकत्ता पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। जी, कब्जा कर लिया, और कुछ वक्त के लिए तो शहर का नाम बदलकर अलीनगर भी रख दिया था। ये तो अंग्रेजों के लिए बड़ा झटका रहा होगा। कलकत्ता तो उनका गढ़ था एक तरह से। बहुत बड़ा झटका। कलकत्ता उनके व्यापार का नर्व सेंटर था, तो उन्होंने फौरन मद्रास से मदद भेजी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना आई। हाँ, क्लाइव, ये नाम तो बार बार आएगा इस कहानी में। बिल्कुल, क्लाइव ने आते ही जोर लगाया और कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं हुई होगी। अंग्रेज चुप बैठने वालों में से तो नहीं थे। सही कहा आपने। कब्जा वापस मिलने के बाद क्लाइव और कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे, उनके मन में सिर्फ बदला लेने की बात नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि अब उनकी नजरें पूरे बंगाल पर थी। पूरे बंगाल पर? मतलब सिर्फ व्यापार नहीं, अब सत्ता चाहिए थी। हाँ, सत्ता और बंगाल का वो विशाल खजाना। उन्हें समझ आ गया था कि अगर बंगाल उनके हाथ में आ जाए तो ये सोने की खान है। लेकिन नवाब की सेना तो बहुत बड़ी थी। सिराजुद्दौला के पास शायद 50,000 सैनिक थे। जी हाँ, लगभग 50,000, और क्लाइव के पास मुश्किल से 3,000। तो सीधी लड़ाई तो मुश्किल थी। बहुत मुश्किल। और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके लिए प्लासी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, लड़ाई से ज्यादा साजिश, कूटनीति, धोखा। हाँ, क्लाइव को ये एहसास था कि आमने सामने की लड़ाई महंगी भी पड़ेगी और नतीजा भी पक्का नहीं है, तो उसने एक दूसरा रास्ता चुना। आसान रास्ता? मतलब नवाब के ही घर में सेंध लगाना। क्लाइव को पता था, या पता करवाया गया, कि नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में कई ऐसे लोग हैं जो उनसे नाखुश हैं। नाखुश क्यों थे? कई कारण थे। कुछ लोग नवाब के सख्त रवैये से परेशान थे, कुछ की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, कुछ को लगता था कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। क्लाइव ने इन्हीं लोगों को टटोलना शुरू किया। और उसे कामयाबी मिली? बिल्कुल। इस साजिश के जाल में कई बड़े नाम फंसे, लेकिन सबसे अहम किरदार वो 3-4 लोग थे। कौन कौन? सबसे पहले तो मीर जाफर अली खान। मीर जाफर, हाँ, ये नाम तो सुना है, गद्दारी के लिए। जी। वो रिश्ते में नवाब के बहनोई लगते थे, और सबसे जरूरी बात,
नवाब की सेना के सेनापति थे, मीर बख्शी। सत्ता का लालच वो उन्हें खींच रहा था। सेनापति ही मिल गया। हाँ, फिर थे जगत सेठ बंधु, मेहताब चंद और स्वरूप चंद। ये बैंकर थे। उस जमाने के सबसे बड़े बैंकर। बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था, राजस्व, सब पर उनका भारी प्रभाव था। कहा जाता है कि नवाब ने कभी उनका अपमान किया था और वो उसका बदला लेना चाहते थे। अच्छा, तो निजी रंजिश भी थी। जी। फिर राय दुर्लभ और यार लतीफ खान जैसे और भी कमांडर थे जो असंतुष्ट थे। और एक दिलचस्प किरदार था ओमी चंद नाम का व्यापारी। ओमी चंद? वो क्या कर रहा था? वो बिचौलिए का काम कर रहा था, क्लाइव और मीर जाफर के बीच। लेकिन वो थोड़ा लालची था, दोनों तरफ से अपना फायदा देख रहा था। तो क्लाइव ने इन सबके साथ मिलकर प्लान बनाया। हाँ, क्लाइव ने इन असंतुष्ट लोगों से और खास तौर पर मीर जाफर से गुप्त बातचीत शुरू की। एक सौदा तय हुआ। क्या सौदा था? सौदा ये था कि जब लड़ाई होगी तो मीर जाफर और उसके साथी अपनी सेना की टुकड़ियों के साथ चुपचाप खड़े रहेंगे। वो नवाब का साथ नहीं देंगे, निष्क्रिय रहेंगे। और बदले में लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। नवाब का ताज? ये तो बहुत बड़ा लालच था। बहुत बड़ा। और मीर जाफर ने भी वादा किया कि नवाब बनने के बाद वो कंपनी को और उसके अधिकारियों को खूब सारा पैसा देगा, जमीनें देगा, व्यापार में रियायतें देगा। तो मतलब सत्ता का लालच, अपमान का बदला, डर, इन सब ने मिलकर मीर जाफर और बाकियों को राजी कर लिया। जी। इतिहासकार बताते हैं कि क्लाइव ने ये पूरी साजिश बड़ी चालाकी से बुनी। यहां तक कि वो जो ओमी चंद ज्यादा पैसे मांग रहा था ना, हाँ, बिचौलिया, उसे भी क्लाइव ने एक नकली संधि पत्र दिखाया। उस पर एडमिरल वॉटसन के जाली दस्तखत करवाएं। ओमी चंद को लगा कि उसे बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन असल समझौते में उसका जिक्र तक नहीं था। उसे भी धोखा मिला। बाप रे, मतलब धोखे पर धोखा। बिल्कुल। और देखिए, लड़ाई के मैदान में सेनाएं पहुंचने से बहुत पहले ही बंद कमरों में साजिशों के जरिए, गुप्त समझौतों से लड़ाई का नतीजा लगभग तय हो चुका था। और सिराजुद्दौला, उन्हें कुछ पता नहीं चला? शायद थोड़ा शक हुआ हो, लेकिन उन्हें इस गहरी साजिश का पूरा अंदाजा नहीं था। उन्हें क्या पता था कि उनका अपना सेनापति, उनके अपने दरबारी, उनकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। उफ, तो प्लासी की लड़ाई तो बस एक औपचारिकता थी फिर। हाँ, काफी हद तक ये उस धोखे पर मुहर लगाने वाली एक घटना बनने वाली थी। और फिर वो दिन आया, 23 जून 1757। जी, 23 जून, भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नाम की जगह पर। वहां आमों के बाग थे। उसी मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। माहौल कैसा रहा होगा? बहुत तनाव होगा। जाहिर है, एक तरफ नवाब सिराजुद्दौला की वो विशाल सेना, करीब 50,000 सैनिक, घुड़सवार, पैदल, और उनके पास फ्रांसीसी तोपें भी थीं जो काफी भारी और मारक मानी जाती थीं। कागज पर तो नवाब की सेना बहुत ताकतवर लग रही थी। और दूसरी तरफ क्लाइव के पास, जैसा हमने कहा, कुल मिलाकर 3,000 के आसपास सैनिक। उसमें भी करीब 800 ही यूरोपीय थे, बाकी भारतीय सिपाही। तोपें थीं, पर नवाब के मुकाबले कम। अगर नवाब की पूरी सेना ईमानदारी से लड़ती तो शायद नतीजा बिल्कुल अलग होता। अंग्रेजों के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन जैसा क्या? तय था, सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ने के मूड में ही नहीं था। बिल्कुल। मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ खान, इनकी टुकड़ियां मैदान में थीं, पर वो बस खड़ी रहीं। उन्होंने आगे बढ़ने का कोई आवेश नहीं दिया, ना ही कोई हरकत की। तो लड़ाई शुरू कैसे हुई? किसने पहला हमला किया? लड़ाई की शुरुआत की नवाब के कुछ वफादार सेनापतियों ने। 2 नाम खास हैं, मीर मदान और मोहनलाल। अच्छा, ये वफादार थे? जी हाँ, इनके नेतृत्व में सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। उन्होंने सुबह सुबह अंग्रेजी ठिकानों पर हमला किया। फ्रांसीसी तोपों ने भी गोले बरसाए। कुछ देर के लिए तो लगा कि अंग्रेजों की हालत पतली हो सकती है। लेकिन तभी 2 चीजें हुईं जिन्होंने लड़ाई का पासा ही पलट दिया। क्या हुआ? पहली घटना, मीर मदान की मौत। लड़ाई के दौरान ही अंग्रेजों की तोप का एक गोला सीधा मीर मदान को लगा और उनकी वहीं मौत हो गई। ओहो, ये तो बड़ा झटका लगा होगा नवाब की सेना को। बहुत बड़ा। उनका एक सबसे भरोसेमंद और काबिल कमांडर मारा गया था। सेना का हौसला टूटने लगा। और दूसरी घटना, जो शायद और भी ज्यादा निर्णायक साबित हुई, वो थी दोपहर में अचानक हुई तेज मूसलाधार बारिश। हाँ, जोरदार बारिश करीब आधे घंटे तक चली। अब इससे हुआ ये कि नवाब की सेना के पास जो बारूद था वो गीला हो गया। उनकी भारी तोपें एकदम बेकार हो गई। अरे! जबकि दूसरी तरफ अंग्रेज ज्यादा तैयार थे। उन्होंने तिरपाल वगैरह से अपने बारूद और तोपों को ढककर सूखा बचा लिया था।
अच्छा, ये तो बड़ी चूक हो गई नवाब की तरफ से। बहुत बड़ी। तो जब बारिश रुकी, अंग्रेजी तोपें फिर से गोले दागने लगी, लेकिन नवाब की तोपें शांत हो गई। अब सोचिए, सेना का मनोबल कहाँ रहेगा? हाँ, बिल्कुल, मीर मदान मर चुके हैं, तोपें चल नहीं रहीं। सिराजुद्दौला ये सब देखकर घबरा गए। उन्होंने मदद के लिए मीर जाफर की तरफ देखा, उससे कहा कि भाई आगे बढ़ो, लड़ो। अब मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने उसने नवाब को सलाह दी कि आज लड़ाई रोक देते हैं, आप महल वापस चलिए, कल फिर देखेंगे। क्या? लड़ाई के बीच में? हाँ। ये सलाह असल में एक और धोखा था। वो चाहता था कि नवाब मैदान से हट जाए। और नवाब मान गए? इसी भ्रम और हताशा में शाम होते होते सिराजुद्दौला को शायद पूरी साजिश का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? अपनी जान बचाने के लिए वो मैदान से भाग निकले। एक ऊंट पर सवार होकर मुर्शिदाबाद की तरफ भागे। लेकिन बच नहीं पाए। नहीं, कुछ दिनों बाद उन्हें पकड़ लिया गया और फिर मीर जाफर के बेटे मीरन के हुक्म पर उनकी हत्या कर दी गई। ओह, तो इस तरह बंगाल के आखिरी आजाद नवाब का अंत हुआ। जी हाँ, एक दुखद अंत। तो प्लासी के मैदान में जो हुआ उसे क्या कहें? एक लड़ाई या एक साजिश जिसे बस अंजाम दिया गया? कहना मुश्किल है, शायद दोनों का मिला जुला रूप, पर नतीजा साफ था। सिराजुद्दौला रास्ते से हट चुके थे, अब अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल गया था। और अब वक्त था वादे पूरे करने का, मीर जाफर का। बिल्कुल, जैसा तय हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। मुर्शिदाबाद में उसे गद्दी पर बिठाया गया, बाकायदा ताजपोशी हुई। लेकिन ये नवाब कैसा नवाब था? बस नाम का नवाब, एक कठपुतली। असल हुकूमत तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी। मीर जाफर क्लाइव के इशारों पर नाचने वाला था। उसके दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट बैठ गया जो हर चीज पर नजर रखता था। और वो पैसा जो वादा किया गया था? हाँ, वो भी दिया गया। मीर जाफर ने कंपनी और उसके अधिकारियों पर जैसे दौलत लुटा दी। कहा जाता है कि जब क्लाइव और कंपनी के लोग प्लासी के बाद मुर्शिदाबाद के खजाने में घुसे ना, तो वो सोने चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर देखकर दंग रह गए। कितना पैसा मिला होगा अंदाजन? स्रोत बताते हैं कि कंपनी और उसके अधिकारियों ने कुल मिलाकर लगभग 3 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग के बराबर की संपत्ति वसूली। नकद, सोना, चांदी, जवाहरात, सब मिलाकर। रॉबर्ट क्लाइव खुद रातों रात बहुत अमीर हो गया। बंगाल का खजाना सचमुच लूट लिया गया था। बाप रे, 3 मिलियन पाउंड! उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत ज्यादा। और ये पैसा कंपनी के लिए जैसे संजीवनी बूटी साबित हुआ। इसी पैसे के दम पर उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया। भारत में उनके जो फ्रांसीसी दुश्मन थे, उन्हें हराया और अपने साम्राज्य को फैलाने में लगाया। बिल्कुल, प्लासी से मिली इसी दौलत ने उन्हें वो आर्थिक ताकत दी जिससे वो आगे चलकर कुछ ही सालों बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ सकें। बक्सर की लड़ाई, वो भी बहुत अहम थी। जी, बक्सर की जीत ने तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उनका नियंत्रण और भी पक्का कर दिया और उन्हें दिल्ली के मुगल बादशाह से दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार? हाँ, राजस्व वसूलने का अधिकार। यानी अब बंगाल का सारा पैसा कानूनी तौर पर कंपनी के पास आने लगा। तो इस तरह प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली शुरुआत थी। एकदम सही। ये सिर्फ बंगाल की हार नहीं थी, ये उस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत थी जिसने धीरे धीरे करके पूरे भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। वो लगभग 200 साल का दौर जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति सब कुछ बदल कर रख दिया। इसीलिए प्लासी को अक्सर कहा जाता है वो विश्वासघात जिसने भारत को बदल दिया। बिल्कुल। और यहाँ ये बात समझने वाली है, जैसा कई इतिहासकार मानते हैं, कि अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ अपनी तलवार के जोर पर नहीं जीता, उन्होंने यहाँ की आपसी फूट का फायदा उठाया। हाँ, शासकों की कमजोरियों का, उनके दरबारियों के लालच का। जी, उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल करके जीत हासिल की और प्लासी इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है। मीर जाफर का नाम, वो तो हमारे यहाँ गद्दार का दूसरा नाम ही बन गया। धोखेबाज या गद्दार हो गया। ये सिर्फ एक आदमी का धोखा नहीं था, ये एक प्रतीक बन गया। इस बात का प्रतीक कि कैसे घर के ही लोग बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। सही कहा। इसने दिखाया कि जब शासक वर्ग में एकता नहीं होती, जब निजी स्वार्थ देश के हित से ऊपर हो जाते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति उसका फायदा उठा सकती है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो प्लासी हमें क्या सिखाती है? देखिए, प्लासी हमें सिखाती है कि किसी भी देश के लिए राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता कितनी जरूरी है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी आज़ादी के लिए। जब अंदरी कलह हो, आपसी अविश्वास हो, तो बाहरी दखलंदाजी का खतरा हमेशा बना रहता है। और ये सबक सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है, है ना?
ये तो आज भी उतना ही सच है। बिल्कुल, प्लासी का सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्लासी को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वहां कोई बहुत बहादुरी दिखाई गई या कोई कमाल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। नहीं, इसे याद किया जाता है पर्दे के पीछे की साजिशों के लिए, गुप्त संधियों के लिए, लालच, धोखे और राजनीतिक चालबाजियों के लिए। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जहां ईमानदारी हार गई और विश्वासघात जीत गया, और उसके नतीजे सदियों तक महसूस किए गए। बिल्कुल। तो आज हमने प्लासी के युद्ध के पीछे की कहानी को समझा, उसके कारण क्या थे, मैदान में क्या हुआ और उसके कितने गहरे और दूर तक जाने वाले परिणाम हुए। हाँ, हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली घटना, जो असल में लड़ाई से ज्यादा एक धोखा थी, उसने हमारे इतिहास का पूरा रास्ता ही बदल दिया। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी ताकतों या बड़ी सेनाओं से नहीं बनता। नहीं, अक्सर व्यक्तियों के छोटे छोटे फैसले, उनकी नैतिकता, उनका लालच, उनकी वफादारी, ये भी इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। प्लासी में चंद लोगों के निजी स्वार्थ ने करोड़ों लोगों के भविष्य पर कितना गहरा असर डाला। बिल्कुल। आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद सुनने वालों के मन में भी उठेगा, एक विचार जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। हमने देखा कि कैसे प्लासी में निजी महत्वाकांक्षा और आपसी फूट ने एक पूरे सूबे को और फिर धीरे धीरे पूरे देश को गुलामी की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल ठीक। क्या इतिहास की ये घटनाएं हमें आज के समय में, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो या हमारा अपना जीवन, क्या ये हमें नेतृत्व, एकता और निजी फायदे से ऊपर उठकर सबके भले को देखने के बारे में कुछ सिखाती हैं? बहुत अहम सवाल है, सोचने वाला सवाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।